स्वागत है दोस्तों आपका हमारा इस YouTube चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे छात्र हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार ईमेल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर आप परफेक्शन आईएएस का बीपीएससी 67 का जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है सर उसका करवाइए। फीस बोल रहे हैं इसका महंगा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फीस के कारण इसका ज्वाइन नहीं कर पाए टेस्ट सीरीज। तो वैसे छात्रों का रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट किया और हमने भी व्यवस्था किया है। तो हमारे पास परफेक्शन आईएएस का जो 60 टेस्ट सीरीज 7 हो चुका है अभी तक, तो वो सारे का स्कैन कॉपी हमारे पास आ चुका है परफेक्शन आईएएस का। तो ये सब 60 वहाँ 7 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक एक करके इसका एक्सप्लेन कर दूँ। जो भी टेस्ट हुआ था 7 टेस्ट अब तक हुआ है, तो 1 से लेकर 7 तक मैं कर दूंगा। इसका मैं पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा, ठीक है। पीडीएफ वगैरह जो इसका पीडीएफ हो गया स्कैन का और एक्सप्लेनेशन हो गया, वो मैं अपने केवल पेड मेंबर को ही सेंड करता हूँ, ठीक है। जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं सर्विस दे करके, उसमें क्या है कि 50 रुपये अगर आप पेमेंट करते हैं तो जब तक जेपीएससी बीपीएससी का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वहाँ पे वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट का जो भी हमारे पास आता है वो सारे का मटेरियल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में उनको सब कुछ क्वेश्चन पेपर और एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो लगभग उन्हें 50 रुपये में करीब 15 से 20 सेट उन्हें मिल जाते हैं विभिन्न इंस्टीट्यूट के, तो उनके लिए भी फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप लोग केवल हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आप लोग इसका मैं क्वेश्चन और आंसर और एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा। आप लोग एक बार रिवाइज कर ले, रिवीजन कर ले इसका किस तरह का टेस्ट सीरीज है, कैसा लेवल है। और अगर अच्छा लगे तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह का विभिन्न इंस्टीट्यूट का जो महंगे इंस्टीट्यूट है उनके टेस्ट सीरीज जो होते हैं उसका आप लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त में आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आंसर मार सकते हैं। तो अगर किन्हीं को आंसर देना हुआ तो 5 से 7 सेकंड यहाँ पे मिलेगा। अगर कंफर्म है तो वो आंसर आप लोग देख सकते हैं और आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर आपको आता था, इसका नहीं आता था, तो वैसे भी आ सकता था। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, पूरे 150 क्वेश्चन का मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे देखिए जैसे परफेक्शन आईएएस का एक चीज़ बढ़िया लगा कि एक साइड में हिंदी है और दूसरे साइड में यहाँ इंग्लिश है, यानी कि बाइलिंगुअल ये मेथड में यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। तो अब चूंकि आप जानते हैं कि मेरे जो सब्सक्राइबर है उसमें करीब 98% जो है हिंदी भाषी लोग छात्र हैं, तो इस वजह से मैं हिंदी को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इंग्लिश वाले जो है आप लोग करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकता है इसमें, ठीक है, देखने में समझने में। लेकिन आप लोग भी हिंदी वाले पे ज़्यादा मतलब देख लें क्या क्वेश्चन बोल रहा है। जो नहीं समझ में आएगा वो हमें कमेंट करके बोलिएगा, क्योंकि जब जूम करेंगे तो इंग्लिश वाला का जो साइड है वो थोड़ा सा हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं हिंदी वाले का ही केवल करने जा रहा हूँ। चलिए, तो परफेक्शन आईएएस 67 प्रीलिम्स टेस्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला बोरा निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे पूछा है सही सुमेलित है। तो देखिए पहला जो बोल रहा है हड़प्पा, और यहाँ किसके द्वारा उत्खनन किया गया या किसके द्वारा खोजा गया। तो हड़प्पा का उत्खनन यानी कि खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा, तो यहाँ पे ये गलत है। धौलावीरा को खोजा गया था, जो इसके उत्खनन करता थे वो आर.एस. बिष्ट थे, तो धौलावीरा इसका भी इसमें गलत मैच दिया गया। सूरकोटदा का जेपी जोशी है, तो ये सही है। लोथल का जो है, लोथल का आपका कौन करवाया था, तो एस.आर. राव करवाए थे, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो यानी ऑप्शन सी जो है केवल सही है। दूसरा में आइए, बुरा निम्न पुरापाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते थे। तो दूसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, चॉपर का। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि औजारों में जैसे क्या क्या होता था। तो पहले देखिए पूरा पाषाणिक संस्कृति को मनुष्य द्वारा बनाए गए पत्थर के औजारों की प्रकृति के आधार पर और साथ ही साथ जलवायु और पर्यावरण में बदलाव के कारण 3 चरणों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे था कि निम्न पुरापाषाणिक चरण के औजारों में मुख्य रूप से कुल्हाड़ियाँ, विदारक, चाकू और काटने के औजार शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर पे। तीसरा बोल रहा है महापाषाण कालीन अंत्योष्टि स्थल साक्ष्य प्रदान करते हैं। तो किस तरह का साक्ष्य प्रदान करते हैं। तो तीसरा का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिति विभेदन का, ठीक है। यानी कि स्थिति विभेदन का यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए ऑप्शन सी। हाँ, तीसरे का ऑप्शन सी देखिए, स्टेटस
डाइफर्नेटेशन, स्टेटस डिफरेंटेशन है, डिफ्रेंसिएशन है, सॉरी, मुझे भी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा देखने में। यहाँ पे स्टेटस डिफरेंशिएशन है। जैसे विभेदन मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन मतलब होता है कि कंबाइन करना। ठीक है, तो वही ऑप्शन सी इसका सही दे रहा है। नेक्स्ट है ये 4 में बोल रहा है कि विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत था। तो चौथा का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलियोडोरस था। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में विष्णु यानी कि वासुदेव के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित करवाया था, और वह तक्षशिला के यूनानी राजा एंटियाकाडीस को यूनानी राजा जो था उस समय एंटियाकीडास था, तो राजा एंटियाकीडास द्वारा शुंग राजा भागभद्र के दरबार में भेजा गया था। पांचवा में आइए, बोरा निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं था। तो इसमें से पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं था, तो पांचवा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि उपयुक्त में से जो इसका है कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट आइए 6 में। 6 नंबर बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो 6 का यहाँ पे सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त हुई थी। वहीं पे चहुंद्रो में जो हो जाएगा, चहुंद्रो में मनका बनाने का कारखाना मिला था। और रंगपुर का हो जाएगा, रंगपुर में बलुआ पत्थर से बनी नर्तकी का मूर्ति मिला था। और चौथा जो हड़प्पा है वो हो जाएगा बैलगाड़ी, यहाँ से बैलगाड़ी की आकृति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आइए 7वां में। 7वां नंबर में बोल रहा है निर्वंश विज्ञान संबंधित है। तो निर्वंश विज्ञान किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां का ऑप्शन ए, संस्कृति के वर्णनात्मक अभिलेखन से। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में बोल रहा है कि दोहरी अंत्योष्टि के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो दोहरी अंत्योष्टि के साक्ष्य कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका 8वां का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल में। तो यहाँ लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से स्त्री और पुरुष दोनों के दोहरे समाधान का साक्ष्य मिला है, जिसमें सती प्रथा जैसी किसी प्रथा का पता चलता है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर पे। 9 नंबर बोला निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो 9 का इसका सही देखिए यहाँ पे ऋग्वेद जो हो गया है, तो ऋग्वेद का यहाँ पे स्त्रोत और प्रार्थना हो जाएगा, यानी ए का 1 हो जाएगा। सॉरी, अथर्ववेद बोल रहा है, ऋग्वेद का यहाँ पे स्त्रोत और प्रार्थना हो जाएगा। अब आइए अथर्ववेद में चिकित्सा का हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा। और यजुर्वेद में आप लोग जानते हैं, यजुर्वेद में अनुष्ठान और यज्ञ संबंधी प्रक्रिया है, तो इसका सी का 2 हो जाएगा। और सामवेद में संगीत का है, यानी कि अगर इसका बात करें तो ए का हो जाएगा हमारा 3, बी का 1 और सी का हमारा हो जाएगा 2 और डी का 4, यानी 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 ऑप्शन ए यहां मैच कर रहा है, तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है ये 10वां में बोला सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत लोगों को पता ही होगा, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते संस्कृत का एक प्राचीन पद है जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है, और यह प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद के अंदर एक सनाहित एक वैदिक ग्रंथ है, और ये इसका एक मुख्य उपनिषद भी है। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में। 11 बोरा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में। ठीक है, और महापरिनिर्वाण शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है मृत्यु के बाद निर्माण को संदर्भित करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। ठीक है, और जो किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर को मृत्यु पर होता है जिसने अपने जीवन काल में निर्वाण प्राप्त कर लिया होता है, और इसका तात्पर्य होता है कि संसार, कर्म और पुनर्जन्म से मुक्ति के साथ साथ स्कंधों के विघटन से इसका परिनिर्वाण का अर्थ निकलता है। और गौतम बुद्ध का जो है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिसमें बौद्ध की मृत्यु का यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें भौतिक अस्तित्व और उसके कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो गई है।
12 नंबर में आइए, बोरा ऋग्वेद में 10 राग्य युद्ध का उल्लेख किया गया है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 12 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, परुष्णी नदी, जिसका वर्तमान में नाम रावी नदी है, तो इसी के तट पर लड़ा गया था। और ये भरत जन के राजा सूरदास और त्रियस्तु परिवार के 10 प्रसिद्ध जनजातियों की एक संघ के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास की विजयी हुई थी। 13 नंबर में आइए, 13 नंबर बोरा यहाँ पे डैश दिया गया है, ने डैश में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो यहाँ पे देखिए, ये तो पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने। तो कुमारगुप्त प्रथम ने 727 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, 14 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ पे देख ले आप लोग का 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मदमन का जो है इस मामले में दोनों में मत जो है वो सामान्य नहीं है, ठीक है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म की सामान्य विशेषताएं कुछ हैं जो इस प्रकार हैं, दोनों आस्था और कर्म में विश्वास रखते हैं, दोनों की आर्य संस्कृति की समान पृष्ठभूमि है, और दोनों की स्थापना उत्तर भारत के क्षत्रिय ने की थी, और दोनों विस्तृत अनुष्ठानों और समारोहों का अनुगमन नहीं करते थे, और इस प्रकार ये एक महंगे धर्म नहीं थे। 15 का ये 15 में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बोले कि सर इसका कंटिन्यू करें, या फिर आप लोग को अगर बढ़िया लगेगा तो इसका मैं टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज एडुटेरिया का जो 10 सितंबर से शुरू हो रहा है उसका फिर मैं आप लोग को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको कमेंट कर दें हमें कि सर इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर कंटिन्यू जिनको करना है तो कमेंट करें कि कंटिन्यू करें, और अगर इसको कंटिन्यू नहीं करना है तो वो लोग कमेंट करें कि कंटिन्यू नहीं करें। अगर जिनका भी पहले 100 में कमेंट आ जाता है, अगर कंटिन्यू करने वाले का 100 कमेंट आ जाता है पहले, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। और अगर जिनका हो रहा है कि सर कंटिन्यू नहीं करें, वो कमेंट अगर 100 आ जाता है तो फिर मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा, या फिर इसे फिर मैं नहीं चलाऊंगा अपने चैनल पे, फिर दूसरे पब्लिकेशन का मैं चलाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से करें कि परफेक्शन आईएएस का आप लोग का टेस्ट सीरीज चलाना है या नहीं चलाना है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, बोरा संगम युग के दौरान कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तेनकरई नाडु। कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को तेनकरई नाडु कहा जाता था, और इसके उत्तर की भूमि को वडकरई नाडु के नाम से जाना जाता था। 16 नंबर में ये गौतम बुद्ध की माता का संबंध था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलिय वंश से। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय कुल में, और उनके जो पिता थे सुधोधन वो कपिल वस्तु के गणतांत्रिक राजा थे, और माता जो थी महामाया कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, बोल रहा है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो 17 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चमुंड राय के द्वारा। तो गंग वंश के ये मंत्री थे और सेनापति दोनों थे, चमुंड राय द्वारा, इन्हीं के द्वारा गोमतेश्वर मंदिर की यहाँ पे स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये 60 फीट करीब ऊंची है, एकास्म मूर्ति है, एक पत्थर को काट करके इसको तराशा गया है। और श्रवण बेलगोला आप लोग का जानते हैं कि ये कर्नाटक में एक पहाड़ पे, श्रवण बेलगोला के एक पहाड़ के ऊपर स्थित है, ठीक है। 17 का हो गया। नेक्स्ट आइए अब 18 नंबर में। 18 में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के शासक राजवंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो उत्तर भारत के शासक का पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले हिंद यूनानी, इसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण वंश की यहाँ पे राजवंशों का कालानुक्रम है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर पे। 19 में बोला प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति आपका कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किए थे प्रथम बौद्ध संगीति का महाकश्यप। वहीं अगर द्वितीय बौद्ध संगीति का बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में, और इसमें सब्बा कामी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, मुगालिपुत्र की अध्यक्षता में। और चौथी बौद्ध संगीति हुआ था 98 ईस्वी में कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में।
नेक्स्ट है ये 20 नंबर में, 20 बोरा की सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा महिमा मांडित धर्म कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। तो ये 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 21 में, बुरा आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो 21 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है और बहुत लोग को पता भी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गोसाल मक्खली पुत ने। ठीक है, तो 21 का यहाँ पे हो गया आपका। नेक्स्ट है ये, एक्चुअली में क्या हुआ था इसमें कि महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने परिवार को त्याग दिया और तपस्वी बनकर वह सत्य की खोज में आगे बढ़े। महावीर को मखली गोसाल का भी साथ मिला, लेकिन बाद में कुछ मतभेदों के कारण गोसाल ने उन्हें छोड़ दिया और फिर अजीबक संप्रदाय की स्थापना उन्होंने की। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, 22 बोल रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहलाता है। 23 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे 23 देख लीजिए, 23 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची। सांची का स्तूप जो था वो अशोक ने बनवाया था। वहीं अगर बात करें कुशीनगर का, तो कुशीनगर में हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था और सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहले अपना धर्म उपदेश दिया था और बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया गौतम बुद्ध की जीवन घटना से जुड़ी हुई है, केवल सांची जो है वो नहीं जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, 24 बोरा की बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? ठीक है, तो 24 का यहां पे आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चन। चन जो था वो दिव्य सारथी राजकुमार सिद्धार्थ का शाही सेवक और प्रमुख सारथी था। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा 24 का। 25 में ये स्यादवाद संबंधित है, तो स्यादवाद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट है ये, हाँ चलिए नेक्स्ट है ये यहाँ पे आपका 26 नंबर में। 26 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री चीनी सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया था? ठीक है, तो 26 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वेन सांग। ठीक है, तो वेन सांग अपने राजा की जानकारी के बिना भारत और बिहार में नालंदा आया था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। नेक्स्ट आइए यहाँ पे 27 नंबर में। 27 में बोला कि अशोक का ब्राह्मी में लिखा हुआ शिलालेख पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो 27 का आप लोग जानते होंगे 1937 में जेम्स प्रिसेप के द्वारा इसे पढ़ा गया था। और नेक्स्ट आइए, और किस भाषा में यह लिखा गया था? तो ये प्राकृत भाषा में थी। 28 नंबर में आइए, 28 नंबर में बोला निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की वेसर शैली विकसित की थी? तो 28 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चालुक्यों ने। तो चालुक्यों ने क्या था कि ये एक मंदिर निर्माण की एक शैली थी, वेसर शैली, इसे ही विकसित किया था। ठीक है, और इस समय जो था राष्ट्रकूटों और होयसलों के अंतर्गत ये वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी। नेक्स्ट है 29 नंबर में, बोरा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? तो 29 का आप लोग को पता होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखा दत्त के द्वारा। नेक्स्ट आइए 30 में। 30 नंबर में बोला कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 30 का ये सब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अधिकरणों में। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 31 बोला अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो 31 का यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा का। नेक्स्ट आइए 32 में। 32 में बोला कलिंग युद्ध के भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख है। तो कलिंग युद्ध का भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का कौन सा शिलालेख है? तो 32 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग पर विजय का उल्लेख का वर्णन किया गया है और कलिंग युद्ध का प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रभाव अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन था। कलिंग युद्ध के बाद ही हम लोग जानते हैं कि अशोक का दिल परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
33 में आइए, 33 में क्या बोल रहा है? 33 में बोल रहा है कि सातवाहन युग के भूमि अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका या किनका उल्लेख नहीं किया गया है? तो सातवाहन युग के भूमि अनुदान अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्टि पर प्रतिबंध का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। सातवाहन काल में बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच भूमि का आदान प्रदान हुआ था और सातवाहन अभिलेखों के अनुसार कई घटनाओं में सेना के प्रवेश, प्रशासनिक नियंत्रण और राज्य के अधिकारियों द्वारा नमक के खनन पर प्रतिबंध के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन विष्टि पर इसमें कोई प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में बोला कौन सा शिलालेख जल कर का विवरण देता है? तो 34 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गढ़वाल का शिलालेख। और गढ़वाल क्षेत्र में राजा द्वारा कई कर लगाए गए थे। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में राजा द्वारा कई कर लगाए गए थे और गढ़वाल अभिलेखों के अनुसार जल कर उनमें से एक था और जयचंद जो था इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट आइए 35 में, 35 नंबर में बोल रहा है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग है। तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मित्र। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य का सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो पूछेगा सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका याद रखिएगा। और इसी में जो 7 तत्व इसमें शामिल किए गए हैं उसमें है स्वामी शासक, आत्मय मंत्री, जनपद क्षेत्र, जनसंख्या, दुर्ग, किला, राजधानी नगर और कोष खजाना, दंड राज्य की अपीड़क शक्ति और मित्र सहयोगी राज्य का गठन करते हैं, इसमें बताया गया है। तो 7वां भाग इसमें मित्र हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इसका सही है। 36 में ये बोला निम्नलिखित में से किसने व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो 36 का यहाँ पे आप लोग को पता होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्यभट्ट ने इसकी व्याख्या की थी। ठीक है, तो 36 का यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 37 में, 37 में क्या बोल रहा है? 37 में बोल रहा है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? तो 37 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला में। बिंदुसार ने राजकुमार अशोक को तक्षशिला नगर वर्तमान भीड़ टिला में विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा था। 38 में आइए बराबर पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? तो 38 का इसमें हो जाएगा अजीबक संप्रदाय के लोग। तो 38 का 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 39 नंबर पे, 39 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैन कल्प सूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है? तो 39 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवा और जौनपुर। तो जैन कल्पसूत्र मालवा और जौनपुर से संबंधित है और कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन और चरित्र की व्याख्या की गई है। भद्रबाहु को कल्पसूत्र का रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट आइए 40 में बोला कि मौर्य राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर उदक भाग था। तो लगाया जाने वाला कर उदक भाग क्या था? तो 40 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंचाई पर उपकर था। तो मौर्य काल के दौरान जब पूरी तरह से सिंचाई का महत्व महसूस किया गया तो किसानों को सिंचित भूमि पर अधिक कर देना पड़ा, जिसे उदक भाग के नाम से जाना जाता था और यह पानी की दर को संदर्भित करता था और आमतौर पर उपज के 1/5 से 1/3 तक इसमें कर लगाया जाता था। नेक्स्ट है 41 में, 41 में निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमलित नहीं है? तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा सही सुमलित नहीं है तो ऑप्शन ए, लौरिया नंदनगढ़, ये जो है सही सुमलित नहीं है। लौरिया नंदनगढ़ में अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर सिंह है, ना कि वृषभ है। तो यहाँ पे वृषभ नहीं होगा, यहाँ पे सिंह होगा। बाकी इसमें सभी जो है वो सही है। 42 में ये बुरा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था तो 42 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज आया था, आप लोग को पता ही होगा और इसी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आइए 43 में, बोला कि अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोसाली को किस नाम से भी जाना जाता था? तो किस नाम से और जाना जाता था? तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, धौली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तोसोली को यहाँ पे धौली के भी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में, 44 में बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हाँ,
तो 44 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उपरोक्त सभी शब्द भूमि से संबंधित है और सभी विकल्प यहाँ पे सही हैं। तो ए का जो यहाँ पे दिया गया है ये सही है, बी का भी तीर्थ के बारे में जो बताया गया है ये सही है, यानी कि अमात्य क्या है कि आर्थिक कार्य और कुछ सैन्य मामलों से संबंधित है, और तीर्थ जो है अधिकारियों को उच्चतम श्रेणी और संख्या में 18 थे, और सी जो यहाँ पे बताया गया अध्यक्ष ये प्रशासन में और न्यायिक क्षमता से कार्य करते थे, ये सही है, और डी भी है, महामात्य अर्थशास्त्री शब्द का प्रयोग मंत्री के अर्थ में करता था, तो ये भी सही है, यानी ए बी सी डी इसमें तीनों सही हैं सूची, यानी आमने सामने है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले 44 नंबर है ना, तो 44 का यहाँ पे तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आप आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर मैं एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। 45 नंबर में आइए। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजा कुजुल कडफिसेस का पुत्र था। तो 45 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विम कडफिसेस, ठीक है। विम कडफिसेस कफिसेस प्रथम या कुजुल कडफिसेस का पुत्र था और उसने पल्लवों से गंधार को जीता था। 46 नंबर में ये बुरा, संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित था। तो 46 के यहाँ पे आप लोग देख ले, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी के तट पर। नेक्स्ट आइए, यहां पे आपका देख लेते हैं, यहाँ पे 47 नंबर में। तो 47 में क्या बोल रहा है, 47 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है। तो 47 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मृच्छकटिकम में। और मृच्छकटिकम जो है वो राजा शूद्रक के द्वारा लिखा गया संस्कृत नाट्य शास्त्र है, और इसी में प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था की इसी में झलक मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है 48 में। 48 बोल रहा है, मत विलास प्रहसन नाटक के लेखक कौन थे। तो मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है, तो यह एक लघु एकांकी संस्कृत नाटक है, और यह तमिलनाडु में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखे गए 2 महान एक नाटकों में से ही एक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 48 ए का। नेक्स्ट है ये 49 में, बोरा की गुप्त काल में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था। तो किस श्रेणियों का गठन किया गया था, तो 49 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यम में इन्होंने गुप्त काल में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था। तो कौन कौन से ये संगठन थे, संस्था थे, तो वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यमों में ये संस्था थे। 50 में आइए, बोरा की सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट कौन था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 50 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमार गुप्त प्रथम, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में। 51 में बोला, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था। तो 51 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकृष्ट वन भूमि को, ठीक है। अपृहत शब्द का प्रयोग अकृष्ट वन भूमि के लिए किया जाता था, और गुप्त काल में भूमि को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया था। जैसे क्षेत्र जो होता था वो कृषि योग्य भूमि होता था, और खील जो होता था वो बंजर भूमि होता था, और अपृहत भूमि होता था अकृष्ट भूमि, यानी कि जंगल या वन की भूमि को ही अपृहत भूमि कहा जाता था, और वस्ती जो था वास योग्य भूमि, और गप्त सरा जो था वो चारागाह भूमि होता था। नेक्स्ट आइए 52 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक इरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस में उल्लिखित अंतर्देशीय बाजारों के लिए दक्षिण के मार्ग का प्रतिनिधित्व था। तो 52 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिष्ठान और तगर। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे प्रतिष्ठान हो गया और तगर हो गया और मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, ये सब जो थे नगर दक्षिण मार्ग पर अंतर्राज्यीय व्यावसायिक गतिविधियों का ये सब प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट है ये 53 में।
53 में बोल रहा है कि हेनस्वांग ने किसके शासन काल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था। तो 53 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन के दौरान। नेक्स्ट है ये 54 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को पता भी होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। और ये ऐहोल जो है ये कर्नाटक में स्थित पश्चिमी स्थल है, ठीक है। तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियां विशेष रूप से उत्तर भारत का शासक हर्षवर्धन के खिलाफ उसकी विजय का इसमें बखान किया गया है। नेक्स्ट है ये 55 नंबर में। 55 में बोल रहा है यहाँ पे कि किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ था। तो 55 का यहां हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट है ये 56 में। यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे यात्री है और भारत के संबंध में उनका अवलोकन यहाँ पे दिया गया है। तो 56 के यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, और बी का आपका 1 हो जाएगा और सी का यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी कि फाहियान का हो जाएगा कि मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था, इसने फाहियान ने अपना अवलोकन किया था। और अल बरूनी ने लिखा था कि भारतीयों को इतिहास की कोई समझ नहीं थी। और हेन्स-चांग ने लिखा था कि भारतीय आवश्यकता से अधिक निष्पक्षता पर का व्यवहार करते थे। नेक्स्ट है ये 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 बोल रहा है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 57 के यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए जो है ये सत्य है, इसमें 10 मंडल होते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में यव का जो है वो जौ के लिए प्रयोग किया गया है, न कि गेहूं के लिए। तो ये गलत है, यव का प्रयोग जौ के लिए किया गया है। और अधिकांश स्त्रोत केवल पुरुष द्वारा रचित है, इसमें नहीं, इसमें ऋग्वेद में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है, ठीक है। और ऋग्वेद में अभिन्न अंग नहीं है, इसमें ऋग्वेद में अनुष्ठान का ये अभिन्न अंग है, इसमें ऋग्वेद अनुष्ठान किए क्या हैं। तो केवल ए जो है वही सही सुटेबल है। नेक्स्ट है ये 58 में बोला कि गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के को और स्वर्ण को दिनार कहा जाता था। तो यहां पे चांदी पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 59 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमलित हैं। तो यहाँ पे सही सुमलित पूछ रहा है, तो 59 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी जो है ये सही सुमलित है। वहीं पे अगर इसमें क्या है कि न्याय की अगर बात करें तो न्याय का हो जाएगा गौतम, ठीक है। और सांख्य का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कपिल। और योग का आप लोग जानते हैं पतंजलि हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 60 में कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रुहमा कहता था। तो 60 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुलेमान को। तो कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को, तो सुलेमान जो था, सुलेमान अरब यात्री जो था वो पाल साम्राज्य को रुहमा कहता था। और सुलेमान एक अरब व्यापारी था, वह 850 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए 61 में। तो 61 बोल रहा है कि सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया जाने वाला विशाल मंदिर था। तो कौन सा वो मंदिर था। तो ये 61 का जो था वो था सी, अंकोरवाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट आइए 62 में। 62 में यहां कूट में पूछ रहा है, निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। तो यहां पे जो 62 में जो दिया गया है वो गढ़वाल जो हो जाएगा वो कन्नौज हो जाएगा, ए का 3। और चौहान जो वंश हो जाएगा, चौहान वंश आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अजमेर। तो चौहान का अजमेर। और चालुक्य का जो हो जाएगा वो गुजरात में हो जाएगा, चालुक्य वंश गुजरात। और चंदेल जो हो जाएगा वो यहाँ पे हमारा बुंदेलखंड हो जाएगा। तो इस तरह से 62 का यहाँ पे जो सही मैच हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये 63 में। 63 में बोला कि बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में है। तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भिक्षुओं का मठवासी जीवन विनियमित करने के नियम, ठीक है। तो 63 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो
मतलब ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो बोरा बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में है। तो यहाँ पे भिक्षुओं का मठवासी जीवन विनियमित करने के इसमें नियम का वर्णन किया गया है। और सूत पिटक में बुद्ध की बातों का वर्णन किया गया है। और अभिधम पिटक में जिन विषयों पर चर्चा की गई है उनमें नैतिकता, मनोविज्ञान और ज्ञान मीमांसा शामिल है। नेक्स्ट है ये 64 में। 64 में बोल रहा है कि किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तो 64 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी गंग वंश के द्वारा। और ये जो मंदिर है ये हिंदू देवता सूर्य को समर्पित है। और यह मंदिर जो है उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। और यह इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 65 नंबर में ये मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो 65 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया क्षेत्र के ये शासक थे। तो ये बिहार स्पेशल में पूछ सकता है और पूछा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये, और इसमें जो है कि कुछ जो मौखरी राजा थे, पहले 3 जो मौखरी राजा हैं वो हैं यज्ञवर्मन, सरदूल वर्मन और अनंत वर्मन। नेक्स्ट है ये 66 में, बोल रहा है भारत में वह स्थान जहां सभी पूरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक और नव पाषाणिक स्थल पाए जाते हैं। तो 66 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलन घाटी में। बेलन घाटी के क्रमानुसार पूरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक और नव पाषाणिक संस्कृतियां पाई जाती हैं। और बेलन जो घाटी है वो विंध्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है। तो 67 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में, कच्छ के महान रण में, कच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य में खादिर बेल्ट में स्थित है ये, ठीक है। और यह कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट आइए, हाँ, तो धौलावीरा पूछ देता कि कहाँ पे, किस राज्य में है। तो धौलावीरा अगर वो पूछ देगा तो गुजरात राज्य में आप लोग मारिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज है, कर्क रेखा के ये निकट भी है। 68 में ये निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े का साक्ष्य मिला है। तो ये आप लोग का 68 का बहुत बार हो चुका है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरकोटदा। नेक्स्ट है ये 69 में, और पूछ सकता है कि सूरकोटदा किस राज्य में है। तो सूरकोटदा यहाँ पे मारिएगा आप लोग गुजरात में, ठीक है, आंसर अगर क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट है ये 69 में, बोल रहा है कि ग्राम सभाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 69 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें और दक्षिण, तो ग्राम सभा वरियम नामक अपनी समितियों के माध्यम से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये 70 में। 70 में यहाँ पे आप लोग को मिलान करना है, ठीक है। तो 70 में यहाँ पे हड़प्पाई स्थल है और किस नदी के ये किनारे है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे आप लोग को मिलान करना है। तो पहले सबसे हड़प्पा देख लीजिए। तो हड़प्पा क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा यहाँ पे आपका, हाँ, हड़प्पा जो हो जाएगा वो रावी नदी हो जाएगा, यानी कि एक मिनट, ए का यहाँ पे हड़प्पा का डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ पे हड़प्पा का हो गया, उसके बाद लोथल का हो गया। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे आप लोग को पता होता है। तो बी का यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी तरह से कालीबंगा का ये, तो कालीबंगा हो जाएगा घग्गर के पास। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, घग्गर के तट पे है। और चहुंदड़ो बच गया, तो चहुंदड़ो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सिंधु। तो ए का यहाँ पे हो गया 3, बी का हो गया 4, चहुंदड़ो का हो गया 2, हड़प्पा का हो गया 1, यानी 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 70 के यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 71 में, बोल रहा है कि वैदिक काल में चिनाब नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो ठीक है, तो चिनाब नदी को किस नाम से और जाना जाता था। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, इसका जो है ये हाँ, तो 71 का यहाँ पे हो जाएगा आपका अस्किनी के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 72 में।
72 में बोला निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुम्मिलित हैं? तो 72 का यहाँ पे देख लीजिए सही सुम्मिलित बोल रहा है, तो यहाँ पे 72 का ऑप्शन डी सही सुम्मिलित है, यानी कि जैन वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, वो जैन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आइए 73 में। 73 में बोला किसने 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है, यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो 73 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि इसमें भगवती सूत्र, ठीक है, और यहाँ पे भगवती सूत्र में भी है, ठीक है, और एक चीज और इसमें है भगवती सूत्र और जैन, ये भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म का सूत्र है, ठीक है। और इसमें और एक बार देखिएगा अगंतुर निकाय में भी है, अगंतुर निकाय। तो यहाँ पे भगवती सूत्र, एक मिनट इसका मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने डिटेल में देखा तो यहाँ पे आपका 16 जनपदों का उल्लेख जो है दीघ निकाय और भगवती सूत्र दोनों में दिया गया है, तो इसका ए और डी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 74 में। 74 में बोला कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 4 पहले हर्यक वंश, उसके बाद हो जाएगा नंद वंश, उसके बाद हो जाएगा मौर्य वंश, उसके बाद सुवंश। नेक्स्ट है ये 75 में बोरा कि निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे महाजनपदों को पश्चिम से पूरब में करना है, तो 75 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पहले अवंती, पश्चिम से पूरब की ओर में जाएंगे तो पहले अवंती मिलेगा, उसके बाद मत्स्य, उसके बाद कोसल, उसके बाद मगध। नेक्स्ट है ये 76 में। 76 नंबर पर निम्नलिखित में से किस अधिकारी या किन अधिकारियों को महिलाओं के अधीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था? तो 76 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं के अधीक्षण का कार्य किन अधिकारियों को? तो यहाँ पे इत्थी शाखा था महामत। तो इसमें क्या था कि इसको इत्ती झाखा बोला जाता है, ठीक है, तो इत्ती झाखा या इत्ती झक दोनों इसमें बोला जाता है। इसमें इत्ती झाका महामतों पर महिलाओं के अधीक्षण का कार्यभार यहाँ पे सौंपा गया था। नेक्स्ट आइए 77 का। 77 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोक ने राजनयिक मिशन भेजा था? तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसिडोनिया के जेरेक्सिस के पास अशोक ने अपना राजनयिक मिशन नहीं भेजा था, बाकी सभी के पास इसमें भेजा था। नेक्स्ट है 78 में। 78 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का प्रारंभिकतम साहित्य है? तो तमिल साहित्य का प्रारंभिकतम यानी कि सबसे प्रारंभिक साहित्य कौन सा है? तो 78 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, तोलकपियम। और तोलकपियम जो है ये तोलकपियर लेखक के द्वारा, इसके लेखक हैं तोलकपियर, इसके लेखक हैं। सर्वाधिक ये प्राचीन ग्रंथ है और यह तमिल व्याकरण की रचना है, तो इसको व्याकरण ग्रंथ भी बोला जाता है, ठीक है। व्याकरण का इसमें बहुत सारा वर्णन किया गया है, और लेकिन यह संगम युग की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी देता है। 79 में यह संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से किसे युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 79 नंबर। तो 79 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरवई देवी। कोरवई को जो है युद्ध और विजय की देवी के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। 80 में बोला कि महावंश और दीपवंश निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो 80 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में। 81 में बोल रहा है कि गुप्तों की शाही मुहर पर प्रतीक चिन्ह था, तो किसका था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 81 का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गरुड़ का प्रतीक चिन्ह होता था। नेक्स्ट है 82 में महाबलीपुरम के किस पल्लव राजा के शासनकाल में रथ मंदिर का निर्माण किया गया था? तो 82 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट आइए
और महाबलीपुरम में लगभग 9 एकाश मंदिर है, और महाबलीपुरम के रथ मंदिर भारतीय कला में पल्लवों का अद्वितीय योगदान है इसमें। नेक्स्ट है 83 में, बोला कि पशुपति की मुहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो 83 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि केंद्र में पालथी मारे एक आकृति बैठी हुई है। इसका ये कथन जो है इसमें सत्य है मुहर के बारे में, पशुपति की मुहर के संबंध में। बाकी सभी जो है गलत है। तो पशुपति मुहर की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार है, ये स्टेटाइट से बनी होती थी और केंद्र की आकृति के दाईं और हाथी और बाघ है, और केंद्र में पालथी मारे मानव आकृति बैठी हुई है, और केंद्र की आकृति के बाईं ओर गेंडा और भैंसा का यहाँ पे चित्रण किया गया है। और पशुपति का अर्थ है पशुओं का स्वामी, जो शिव का एक विशेषण है। 84 में आइए, 84 में बोला कि किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो 84 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाल को। याद रखिएगा, अंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी, तो उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ठीक है, तो पूछता है कि एकमात्र अलवार महिला संत कौन थी, तो अंडाल थी, और इन्हीं को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 85 नंबर में आइए, 85 में 85 में बोला है कि अनुष्ठानिक स्नान के स्थान सहित अग्नि देवी कहाँ पाई गई हैं। तो 85 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा में पाई गई है। कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट है 86 में, 86 में स्थल और राज्य का युग्म पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमलित है। तो 86 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, रंगपुर जो है गुजरात में, ये सही सुमलित है। वहीं अगर दधेरी हो जाएगा तो दधेरी जो है जम्मू में नहीं, जबकि ये पंजाब के लुधियाना में है। रंगपुर आपका गुजरात में है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है, पंजाब में नहीं। और चहुंदड़ो और कुछ ये सिंध प्रदेश में है। तो ये भी गलत, ठीक है, केवल बी जो है रंगपुर गुजरात, यही इसमें सही सुमलित है। नेक्स्ट है 87 में, 87 बोला निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है सही सुमलित नहीं है। शिलालेख का यहाँ पे क्रम दिया गया, पहला चौथा पांचवा, पूछ रहा है कि किससे ये संबंधित है। तो इसमें दे दिया गया आमने सामने, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही सुमलित नहीं है। तो 87 का बी जो है, चौथा जो बोल रहा है कि महंगे समारोह की निंदा इसमें की गई है चौथे स्तंभ में, चौथे शिलालेख में, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 88 में। 88 में बोला कि बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 88 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डिमाकस। ठीक है, और सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम द्वारा ये भेजा गया था डिमाकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में ये राजदूत का काम मतलब आया था। और प्लिनी के अनुसार बिंदुसार ने मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में डायनोसियस को भी स्वीकार किया था, और बिंदुसार को यूनानी अमित्रकेटस के नाम से भी जाने जाते थे। तो बिंदुसार का जो वर्णन किया गया है यूनानी लेख में, उसमें अमित्रोकेटस के नाम से किया गया है। 89 में आइए, अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो 89 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 261 ईसा पूर्व में। और जो अशोक जो किंग बने थे वो 269 बीसी में बने हुए थे। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। 90 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय का पहला थेर था। तो 90 का यहां पे आ जाइए, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पे आर्य सुधर्मा जो थे वो जैन संप्रदाय के पहले थेर थे। और महावीर के 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर के रूप में जाना जाता था, और आर्य सुधर्मा महावीर के बाद जीवित रहने वाले एकमात्र गणधर थे, और जैन समाज के पहले थेर, थेर का मतलब होता है मुख्य उपदेशक, यही बने थे। नेक्स्ट है ये 91 नंबर में, बोला मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य का क्या अर्थ था। तो 91 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नगद में भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का ये कर था। नेक्स्ट है ये 92 में। 92 में यहां पे बोल रहा है कि कोल्हुआ में स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु है। तो कोल्हुआ में स्तंभ जो है उसके शीर्ष पर कौन सा पशु का वहां पे मूर्ति है। तो 92 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
एकल सिंह का वहां पे है। 93 में आइए, बोला निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो 93 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सही सुमेलित पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमि स्पर्श। बुद्ध के प्रबोधन का साक्षी बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान, यही जो है एक सही है, बाकी इसमें सभी जो है गलत हैं। 94 में आइए, 94 में बोला निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन का समकालीन नहीं था। तो 94 का यहाँ पे पूछ रहा है कि डी जो है मिलिंद जो है वो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत का समकालीन नहीं था, जबकि ये तीनों आपस में समकालीन थे। नेक्स्ट है ये 95 में, 95 में बोल रहा है कि स्थूल भद्र निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये आप लोग नोट रखिएगा, स्थूल भद्र जो हो जाएगा 95 बी, श्वेतांबर से ये संबंधित थे। स्थूल भद्र उत्तर में बने रहने भिक्षुओं के नेता थे, मतलब एक स्थूल भद्र थे, एक बाहुभद्र, तो बाहुभद्र चले गए थे दक्षिण में और स्थूल भद्र जो थे वो उत्तर में ही रह गए थे। और ये गए थे क्यों, क्योंकि अकाल उस समय पड़ा था, तो स्थूल भद्र उस समय जो रह गए थे तो वो श्वेतांबर की स्थापना की, और भद्र बाहु जो उधर दक्षिण चले गए थे वो इन्होंने श्वेतांबर, और दिगंबर जो बन गए थे वो दिगंबर की अपना स्थापना किए। तो स्थूल भद्र के जो अनुयायी बने वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था, और जबकि भद्र बाहु के जो दक्षिण में चले गए थे उनके जो अनुयायी बने वो नग्न रहते थे, इसलिए उन्हें दिगंबर कहा गया। 96 नंबर में आइए, 96 में बोला कि राजा रानी प्रकार के सिक्कों की परंपरा किसने शुरू की। तो 96 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। कुमार देवी से विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की और राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है ये 97 में बोला किसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस को। नेक्स्ट है ये 98 में बोला हेन स्वांग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था। तो 98 का ये था ऑप्शन बी, आचार्य शीलभद्र। नेक्स्ट है ये 99 में 99 में बोला कि वैदिक काल में अघण्य का प्रयोग किया जाता था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अब आप लोग समझ गए होंगे, यानी मारने योग्य नहीं। ठीक है, तो मारने योग्य नहीं होता है, तो 99 का यहाँ पे मारने योग्य गाय के लिए यूज किया गया था, अघन्य पशु। तो यहाँ पे गाय जो था वो मारने योग्य नहीं होता था, तो गाय को ही अघन्य यहाँ पे कहा गया था। 100 का ये चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो 100 का यहाँ पे सी हो जाएगा, राजेंद्र ने। तो 1018 ईस्वी में राजेंद्र ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, और पहले राज प्रथम ने केवल इसके आधा हिस्सा ही जीता था, लेकिन राजेंद्र प्रथम जो थे वो इसके पूरे हिस्सा जीत गए थे। नेक्स्ट आइए 101 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है। तो 101 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार संभव। और मुद्रा राक्षस दरबार के षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति प्राप्त से संबंधित है, और मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त के द्वारा संस्कृत भाषा का नाटक है, जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, यहाँ पे नहीं, कुमार संभव नहीं होगा, 1 मिनट यहाँ पे आप लोग चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे मुद्रा राक्षस होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, और इसके लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त हैं। नेक्स्ट आई 102 में उपनिषद पुस्तकें हैं। तो 102 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्शन पर आधारित ये पुस्तकें हैं उपनिषद। नेक्स्ट आइए 103 नंबर में, 103 में बोला शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो 103 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। हाँ, नेक्स्ट आइए आप लोग, यहाँ पे हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को उसके अमात्य या राज्यपाल शिशुनाग ने उगाड़ फेंका, और शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की, और शिशुनाग का अंतिम जो वंश था वो अंतिम वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। नेक्स्ट है 104 में बौद्ध धर्म में अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। तो ये किस स्तंभ में है। तो 104 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भाब्रू के शिलालेख में। और भाब्रू शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बारे में जानकारी देता है, और इस शिलालेख में कहा गया है कि उसकी बुद्ध, संघ और धर्म में पूर्ण आस्था थी। नेक्स्ट आइए 105 में, 105 में बोला कि एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और मंदिर हैं। तो ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं। तो 105 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी,
हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों धर्मों से ये जुड़ी हुई हैं। एलोरा में चट्टाने से काटकर जो गुफाएं बनाई गई हैं। नेक्स्ट आइए 106 में। 106 में बोला निम्नलिखित में से पहला हूण राजा कौन था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी हो जाएगा तोरामन। तोरामन जो था वो पहला हूण राजा था और विष्णु के अवतार यहाँ पे सीकर के रूप में इसे दर्शाया गया है। बाद में उसने जैन धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट आइए 107 में। 107 में बोला निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में उसके नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो 107 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मस्की के शिलालेख में। नेक्स्ट आइए 108 में। बोला ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है। तो 108 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सोम को। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है। और ऋग्वेद में ऋग्वेद के 9वें मंडल में, जिसमें सोम मंडल भी कहा जाता है, में टोटल 11 स्रोत हैं। 114 यहाँ पे स्रोत हैं, स्त्रोत। 109 में आइए गोत्र शब्द पहली बार मिलता है। तो गोत्र शब्द का उल्लेख पहली बार किसमें मिलता है? तो 109 का यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। नेक्स्ट आइए 110 में। बुरा निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में ऋग्वैदिक संस्कृति की सही राजनीतिक संरचना है? तो 110 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1 4 3 2 5। ऋग्वैदिक संस्कृति की सही राजनीतिक रचना है, यानी कि पहले कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। नेक्स्ट है ये 11 में। बोला तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वैसे भी तमिल संगम जो हुआ था 3, वो आप लोग एक बार देख लें। ठीक है, 3 या 4 हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और डिटेल उसमें कौन अध्यक्ष थे वो भी आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो 111 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नकीरर। ठीक है। नेक्स्ट आइए 112 में। और नकीरर जो है उत्तरी मदुरई में आयोजित तीसरे तमिल संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है 112 में मदुरै निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? तो 112 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए पांड्य की। तो मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट आइए 113 में। 113 में बोल रहा है पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि धारण की गई थी। तो यह बहुत बार पूछ चुका है। तो 113 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के द्वारा पृथ्वी प्रथम वीर, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर इस पे इसने उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। यानी इसका मतलब होता है पृथ्वी पर कोई इसका प्रतिद्वंदी नहीं है। नेक्स्ट आइए आपका 114 में। 114 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में है? तो 114 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी अभिधम पिटक। अभिधम पिटक सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तृत विद्वतापूर्ण विश्लेषण और सारांश है। इसमें लिखी हर बात प्रश्नोत्तर के रूप में है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 115 में आइए। 115 में बोला है कि महाभाष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 115 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी ये व्याकरण से संबंधित है। अष्टधाई व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है और यह भारतीय व्याकरणविद पाणिनि द्वारा 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। और महाभाष्य जिसका श्रेय पतंजलि को दिया जाता है, पाणिनि के ग्रंथ से संस्कृत व्याकरण के चुनिंदा नियमों पर एक टीका है इसमें। और इसकी जो रचना हुई थी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट है 116 में किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि एक गुप्त शासक ने हुनों को हराया था? तो 116 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख से, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में है। और हुनों का जो पहला आक्रमण 455 ईस्वी में हुआ था, उस समय स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट आइए 117 में। बोला निम्नलिखित में से किसका किण का हर्षवर्धन को श्रेय नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पे हर्षवर्धन यहाँ पे पुस्तक है, तो कौन इसमें से पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया था? तो ये भी पूछ चुका है बीपीएससी साल 65 या 66 बीपीएससी में पूछा गया है। तो 117 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षचरितम। देखिए नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के जो रचनाकार हैं वो हर्षवर्धन हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए यहां पे।
और यहाँ पे हर्षचरित्रम की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित्रम की रचना वान भट्ट ने की थी। नेक्स्ट आइए 118 में, कालिदास के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो 118 का यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कुमार संभव, इसे नोट कर लीजिएगा। कुमार संभव में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 119 में, 119 बोल रहा है बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष किससे संबंधित है? तो 119 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशासन से ये संबंधित है। नेक्स्ट है 120 में बोल रहा है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में धम्मघोष शब्द किसका द्योतक है? तो 120 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म के माध्यम से विजय का। धम्मघोष और भेरी घोष शब्द की व्याख्या आमतौर पर बल द्वारा विजय के बजाय धर्म द्वारा विजय के रूप में की गई है। नेक्स्ट आइए 121 में, ये पूरा आपका हिस्ट्री बेस्ड है। जानते ही हैं कि जो शुरुआती टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा टॉपिक वाइज होता है और उसके बाद जो होता है फुल टेस्ट होता है। तो शायद परफेक्शन आईएएस के द्वारा शायद 10 जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और 10 जो है फुल टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है। हाँ, 121 का ये 121 में जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित हैं? तो 121 का ये आप लोग को पता होगा, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त संबंधित है। और इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख को ही प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 122 में बोल रहा है कि पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में आमतौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिले हैं? तो 122 के यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पाषाणिक युग में। नेक्स्ट आइए 123 में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें से सही कथन पूछ रहा है, तो 123 का यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा, चैत्य शुरू में काष्ठ वस्तुकला से संबंधित थे, ये इसका सही है। नेक्स्ट आइए, तो चैत्य यहां पे क्या था? तो शुरू में चैत्य और बिहार वस्तुकला का संबंध काष्ठ वस्तुकला से था, जबकि कालांतर में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं ने प्रमुखता प्राप्त की और चैत्य जो थे प्रार्थना कक्ष थे, जबकि बिहार भिक्षुओं के निवास स्थान थे। नेक्स्ट आई 124 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित नहीं करता था? तो कौन नहीं करता था? तो यहां पे 124 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वीरसेन। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इसमें थे कालिदास, अमरसिंह, धनवंतरी, वारामिहिर, वरुचि, घटकर्ण, छपरणक और बेलभट्ट और शंकु थे। वीरसेन इसमें शामिल नहीं थे। 125 में आइए अब। 125 में बोला निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प की पहचान कीजिए। तो महाजनपद दिया गया है, उनकी करस्पॉन्डिंग इसमें राजधानी बताई गई है। तो पूछ रहा है कि कौन इसमें से गलत है? तो 125 का यहाँ पे डी हो जाएगा, कौशल का काशी नहीं होगा, वाराणसी का काशी था। कौशल का जो हो जाएगा यहाँ पे आपका 125, तो यहाँ पे कौशल प्रदेश की राजधानी यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले लिच्छवी का हम लोग आ जाते हैं। तो लिच्छवी प्राचीन भारत के वज्जी महाजनपद के साथ में काम करने वाले शासक कुलों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कुल थे और वैशाली जो कि आधुनिक बिहार में है लिच्छवियों की राजधानी थी। ठीक, और उसके बाद बोल रहा है कि महिष्मती अवंती साम्राज्य के दक्षिण भाग में सबसे महत्वपूर्ण नगर था और राजगीर को मूल रूप से गिरिवर्ष के नाम से जाना जाता था। यह वर्तमान में यहाँ पे एक चीज है, तो इससे एक चीज 125 का जो है ये कौशल जो है यहाँ पे काशी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे वज्जी है। कौशल का एक बार एक देख लेते हैं, ध्यान से उतर गया है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसका बता देता हूँ कि काशी का कहाँ पे है। हाँ, तो इसका देख लीजिए, मुझे बुक में मिल गया है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि कौशल कभी साकेत पढ़ रहे थे, कभी अयोध्या पढ़ रहे थे, तो अब थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौशल का जो है, ठीक है, ये गलत सुमलित है। क्यों? क्योंकि कौशल की जो राजधानी थी, इसकी प्रथम राजधानी बोला जाता है साकेत को, जो कि साकेत का जो वर्तमान नाम है वो अयोध्या है, और इसकी द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 126 में। 126 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गुप्त काल की चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? तो 126 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दृश्य मुख्य रूप से केवल शाही दरबारों को ही दर्शाते हैं। तो ये जो है गुप्त काल से संबंधित चित्रकला के संबंध में सही नहीं है।
बाकी सभी जो इसमें कथन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। नेक्स्ट है 127 में। 127 में बोल रहा है कि हड़प्पाई मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 127 का इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी को छोड़कर, ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट एक्सेप्ट सी, यानी सी जो है यहाँ पे गलत है, बाकी इसमें ए बी और डी तीनों सही हैं। तो पूरा कौन से कथन सही है, तो एक से ज़्यादा सही है, यानी ए बी डी एक से ज़्यादा सही हो गया, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 128 में। बोला निम्नलिखित में से कौन से राजतांत्रिक राज्य थे। ठीक है, तो 128 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध जो था वो राजतांत्रिक था। देखिए, अंग, अवंती, चेदी, काशी, कौशल, गंधार, मगध, मत्स्य, सूरसेन, वत्स के साथ महाजनपदों में मगध भी जो था वो राजतांत्रिक राज्य था। लोकतांत्रिक जो था वो वज्जी संघ था, यानी वैशाली का क्षेत्र। 129 में आइए। 129 में बोला गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 129 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त साम्राज्य की संस्कृति ब्रह्मा धर्म के चारों ओर घूमती थी। यही जो है इसके सही है। जैसा कि जानते हैं कि परफेक्शन आईएएस के द्वारा ये जो था ये हिस्ट्री का पूरा टेस्ट करवाया गया है, इसलिए इसमें 1 से लेके 150 तक केवल हिस्ट्री का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीपीएससी में जो है वो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। करीब 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही इसके आते हैं। 30 नंबर में आइए। 30 का बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माने वाला देवता कौन था। तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माना जाने वाला देवता कौन था। तो 130 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजापति। ठीक है, नेक्स्ट आइए। और प्रजापति इन्हें सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता था। और ऋग वैदिक काल में दो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, इंद्र और अग्नि। नेक्स्ट आइए 131 में। बोरा प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास क्या है। तो 131 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार उत्तर प्रदेश में गोंडा के निकट स्थित सेहत महेत यानी कि आज का जो श्रावस्ती है वो अर्धचंद्राकार था। 132 में ये बोल रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। 132 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पोरस ने आक्रमण के प्रयास का प्रतिरोध किया। ये जो है ये सही है, बाकी सभी इसमें गलत हैं। तो देख लीजिए, इसमें सिकंदर के अभियान से कुछ निम्नलिखित तथ्य हैं, जैसे कि ये जो था तक्षशिला के राजा अंभी ने इसमें तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने। वहीं पोरस ने बहुत प्रतिरोध किया लेकिन अंततः पराजित हो गया लेकिन सिकंदर ने उसे वापस पुनर्स्थापित कर दिया, जो उसकी बहादुरी का पुरस्कार था। पोरस झेलम और चिनाब के बीच फैले क्षेत्र का शासक था। भारतीयों में संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमता की कमी थी, जो भारतीयों की हार का कारण बनी। और सिकंदर का प्रयास ब्यास के तट पर रुक गया क्योंकि उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वितस्ता और झेलम युद्ध के बाद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और इस तरह पूर्वी साम्राज्य का उसका सपना अधूरा रह गया और वह 19 महीने तक भारत में रहा था। तो विकल्प बी केवल सही है। नेक्स्ट आइए 133 में। बुरा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया, यानी कहां से कन्नौज स्थानांतरित किया था। तो 133 का ये हो गया था ऑप्शन ए, थानेश्वर से कन्नौज। नेक्स्ट आइए 134 में। बोरा कि निम्नलिखित में से किन्हें नास्तिक माना जाता था। तो 134 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नंद को यहाँ पे नास्तिक माना जाता था। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद शिशुनाग वंश के राजा की शूद्र पत्नी का पुत्र था, इसलिए नंदों को अधार्मिक माना जाता था, जिसका अर्थ था कि वे धर्म के मापदंडों का पालन नहीं करते थे, इसलिए उन्हें नास्तिक कहा जाता था। नेक्स्ट आइए 135 में। 135 बोरा निम्नलिखित में से किसने नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण करवाया था। तो 135 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्मानंद ने। नेक्स्ट आइए 136 में। यहाँ पे कुछ लगता है कुछ पेज जो है स्कैन करने में प्रॉब्लम हो गया था, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 136 बोल रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से
किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का इतिहास जानने का शक्तिशाली साधन है और इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। कालिदास के नाम का भी इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है ये 137 में बोल रहा है हर्ष ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज में। हेन सांग के अनुसार हर्ष ने वैश्विक विद्वानों की वार्षिक सभा आयोजित की थी, ठीक है, और उन्हें धर्मार्थ दान दिया था। हर 5 वर्ष में वहां पे मोक्ष नामक महासभा आयोजित की जाती थी और उसने कन्नौज में हर्ष द्वारा आयोजित 21 दिवसीय धार्मिक उत्सव का भी वहां पे आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 138 में बोरा की अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मंत्री परिषद और अन्य पदों का उल्लेख मिलता है? तो 138 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी छठा लघु शिलालेख में। 139 में आइए 139 में बोला भारत के संबंध में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही अवलोकन नहीं है? तो 139 का यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में अक्सर अकाल पड़ते थे, ये सही अवलोकन नहीं है। विकल्प बी जो है वो सही नहीं है। प्रचुर मात्रा में वर्षा और कम से कम 2 मौसमों में से एक में सुनिश्चित फसल और फलों और कंदमूल की प्रचुरता के कारण भारतीयों को अकाल का सामना नहीं ज्यादातर करना पड़ता था। नेक्स्ट है ये 140 में बोरा निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला शैली की विशेषता नहीं है? तो 140 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन है। इसमें बुद्ध की मूर्ति की हेलेनिस्टिक विशेषताएं हैं, ये जो है ये सही नहीं है। बाकी इसमें सभी जो हैं ये मथुरा कला शैली की सही सभी विशेषताएं हैं, केवल ए छोड़ करके, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 141 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद संहिता का मौजूदा शक है? तो 141 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए साकल। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है और इसमें ऋग्वेद के केवल 2 शक हैं, एक है साकल शक और दूसरा है बस्कल शक, ठीक है। और कभी जो था वो 21 में से अस्तित्व में अभी कभी मौजूद थे। 142 में ये महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका हम छोड़ देते हैं। 143 में आइए 142 का ऐसे यहाँ पे आंसर सी दे रहा है मैत्रेय, और इसका वर्णन किया गया है कि मैत्रेय भविष्य के महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन है? तो यहाँ पे भविष्य कर लीजिएगा। तो महायान बौद्ध के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मैत्रेय। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं। धर्मास्त्रों के अनुसार मैत्रेय ऐतिहासिक शाक्य मुनि बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे जो बौद्ध परंपरा में पृथ्वी पर प्रकट होंगे, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे और शुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। नेक्स्ट है 143 में 143 में बोला कि गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र डैश भाषा बोलते थे। तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या फिलअप होगा? तो 143 का होगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा बोलते थे। नेक्स्ट है 144 में बोला निम्नलिखित में से किस कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है? तो 144 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मणिमेकलई को। मणिमेकलई सोतलाई साथनार द्वारा लिखित महाकाव्य शिल्पादिक्रम की अगली कड़ी है और तमिल कविता का ओडिसस माना जाता है। यह कोवलम और माधवी के मिलन से पैदा हुई बेटी के कारनामों से संबंधित है। 145 में ये 145 बोल रहा है कि अंजिरा तोगा निंदोवारी खाली स्थान है क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल है। तो किस क्षेत्र में ये स्थित है ये सब जगह? तो 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलूचिस्तान में ये सब स्थित है ये सब जगह। नेक्स्ट आइए 146 में वॉरियर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो 146 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर संग्राहक के लिए वहां पे वॉरियर शब्द का प्रयोग किया जाता था। और यह संगम युग में कर देने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वारियम यानी कि वारी का अर्थ कर है था, ठीक है। नेक्स्ट है 147 में चित्रित धूसर मित्र भांड पीजीडब्ल्यू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 147 के यहाँ पे देखिए बी और डी दोनों सही है। तो बी और डी दोनों सही है यानी एक से ज्यादा सही है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। 148 में आइए बुरा निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्य से छीन लिया था? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 148 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम।
वातापी के युद्ध में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर मार डाला और 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार उसे वातापी कोंड यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि उसने धारण की। नेक्स्ट है 149 में सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक क्षेत्र में किस वंश ने शासन किया था? तो 149 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कदम वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो 67 बीपीएससी का करवाया गया टेस्ट नंबर 1। इसका आखिरी क्वेश्चन 150 बोल रहा है कि दक्षिणी राज्यों में उल्कू राजस्व का एक स्रोत था, इसका क्या तात्पर्य था? तो 150 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक पथकर था। पशुओं और गाड़ियों पर माल ले जाने वाले पर पथकर एकत्रित किया जाता था। तो चलिए यहाँ पे हमारा टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इससे मैं बंद कर दूं। तो आप लोग अगर जिन्हें लगता है कि कंटिन्यू करूं तो वो कमेंट करें कंटिन्यू, और जिन्हें लगता है कि मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूं तो वो लोग डिसकंटिन्यू करें। जिसका भी 100 कमेंट पहले हो जाएगा तो ये मैं उसी के अनुसार फिर इस टेस्ट को करूंगा कंटिन्यू या फिर डिसकंटिन्यू इसे कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।